नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 70 प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें हमने 4 विषयों को इंक्लूड किया है। 4 विषयों से संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखें स्वर, प्रश्न नंबर 1, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी, ये हिंदी है यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं। 2 वर्ग कौन कौन से बनते हैं? ऑप्शन ए अल्पप्राण महाप्राण, ऑप्शन बी स्पर्श अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी अघोष और सघोष, ऑप्शन डी ऊष्म स्पर्श व्यंजन। तो स्वर तंत्रियों की अगर हम बात करें कंपन के आधार पर, तो वर्णमाला में 2 वर्ग बनते हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणा क्रिया है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक जो प्रेरणा दिलाए, प्रेरणा की बात करें। ऑप्शन ए रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, ऑप्शन बी युवक टहल रहा है, ऑप्शन सी राम ने अमरूद खरीदे, ऑप्शन डी रहमान रोजे रखता है। तो जब कोई कार्य किसी से करवाया जाता है तो उस वाक्य के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि रमा ने राधा से पत्र लिखवाया, यानी कि रमा द्वारा राधा से पत्र लिखवाया जाता है, किसी से कार्य कराया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही मेल नहीं है? ऑप्शन ए अच प्लस अंत अजंत, ऑप्शन बी सट प्लस दर्शन बराबर है सट दर्शन, ऑप्शन सी चाचा प्लस एरा बराबर है चचेरा, ऑप्शन डी अनु प्लस अय बराबर है अन्वय। तो हम बात करें कि सही मेल नहीं है, गलत क्या है, तो इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो हम इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सट प्लस दर्शन, यह सही सुमेलित नहीं है, सही मेल नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इस वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण है? तो इस प्रश्न की बात करें, जब गर्म दूध हो या ठंडा दूध हो, गर्म हो ठंडा हो नुकीला हो पथरीला हो, तो ये क्या है? ग्रामीण हो शहरी हो क्षेत्रीय हो, ये सब क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण इस प्रश्न में है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित क्या है? ऑप्शन ए खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी 1 और 1 11 होते हैं, ये मुहावरा है, सही बात है। ऑप्शन सी दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, क्या लोकोक्ति है ये? उपयुक्त सभी, ये डी ऑप्शन है। तो हम इस प्रश्न की बात करें तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति है, बिल्कुल बात सही है। 1 और 11 होते हैं, मुहावरा है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन सी दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम, ये लोकोक्ति है, बिल्कुल बात सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सब की सब कथन क्या हैं? करेक्ट स्टेटमेंट हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बहुत पवित्र, ऑप्शन बी लज्जा हरण, ऑप्शन सी अत्यधिक कुरूप, ऑप्शन डी ऐसी वस्तु जो समाप्त ही ना हो। तो द्रौपदी का चीरहरण का मुहावरे का जो सही अर्थ है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ही ना हो, वो कहलाती है द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर बिल्कुल भी इस क्लास के लिए स्किप ना करें,
इस क्लास के माध्यम से आप टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। लगभग 5 विषय हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, आदि और आदि समश्रुत शब्दों का क्रमशः सही अर्थ क्या है। तो आदि और आदि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए प्रारंभ या अंत, ऑप्शन बी पूर्व या पश्चात, ऑप्शन सी शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट, ऑप्शन डी मानसिक कष्ट या भाग या 2 टुकड़े। तो हम बताएं इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट और आधि का मतलब होता है भाग या 2 टुकड़े, भाग या 2 टुकड़े। तो प्रश्न नंबर 7 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न की हम बात करें तो अतिशयोक्ति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में लगाने से इसके पूर्व में इसके पहले लगा दें किसी शब्द को तो उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है। तो देखें ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी दुर, ऑप्शन डी निर। तो आचार में क्या उपसर्ग लगाएं उसके पहले जिसका अर्थ जुल्म हो जाए। तो हम ऑप्शन ए लगाएं क्या, अति यानी कि अत्याचार। तो क्या हो जाएगा अब आचार, तो आचार में अति उपसर्ग लगा दें तो बन जाएगा अत्याचार। तो वो अर्थ क्या देगा, जुल्म का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पे है एक वचन नहीं है। तो एक वचन नहीं है इसका मतलब कोई चीज़ बहुवचन होगी। तो कैसे पहचानेंगे। तो ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी समाचार, ऑप्शन डी वर्षा। तो कौन सा एक वचन नहीं है। तो हवा की बात करें तो ये भी क्या है, एक वचन है। ऑप्शन बी आग, ये भी एक वचन है। वर्षा भी एक वचन है। लेकिन समाचार, हवा चल रही है तो एक वचन, आग लग गई एक वचन, वर्षा हो रही एक वचन। लेकिन जिसमें क्या हो ए आई ओ ये ऐसे शब्द आए उसके अर्थ में लगाने से तो वो हो जाएगा बहुवचन। जैसे समाचार सुने, तो सुने तो एक सुने तो ए आ रहा है यहाँ पे इसके अंत में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाचार क्या है, ये बहुवचन है, ये एक वचन नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समाचार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ता वर्ग में आने वाले सही वर्णों का चयन कीजिए। तो ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं उनका चयन कीजिए। ऑप्शन ए ता या रा ला वा, ऑप्शन बी पा फा ता वा भा, ऑप्शन सी ता था दा धा ना, ऑप्शन डी चा छा ता जा और झा। तो ता वर्ग में जो ता वर्ग के वर्ण होते हैं वो सब आते हैं और उसमें 2 अक्षर और आते हैं ले और से। ये भी किससे बोले जाते हैं, ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ता वर्ग में ये वर्ण आते हैं। अगर बात करें बोलने की तो ये दंत से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। और ले से भी दंत से बोले जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा अवधि किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए खड़ी भाषा की, ऑप्शन बी पूर्वी भाषा की, ऑप्शन सी ब्रज भाषा की, ऑप्शन डी बिहारी भाषा की। तो बताएं अवधि किस उपभाषा की बोली है। तो अवधि की भाषा की बात करें हम तो अवधि पूर्वी भाषा की बोली है। तो अवधि किस भाषा की उपभाषा है, तो ये पूर्वी भाषा की बोली है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है।
तो ऑप्शन ए क्षुधा, ऑप्शन सी मूढ़, ऑप्शन बी निर्दोष, ऑप्शन डी जंघा। तो जो सब संस्कृत का हो तो वो कौन सा होता है, तत्सम शब्द कहलाता है। तो क्षुधा, अब छा आएगा, छा के स्थान पे क्या बनेगा, क्षुधा, तो ये भी नहीं होगा, मूढ़ भी नहीं होगा, जंघा भी नहीं होगा, ये तद्भव है सब। तो प्रश्न 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निर्दोष। निर्दोष क्या है, तत्सम शब्द है, षटकोण वाला सा लग रहा है इसमें। अगर इसके स्थान पर ये सपेरा वाला सा होता तो बन जाता तद्भव। क्या बन जाता, तद्भव। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 13 का निर्दोष। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है, ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन डी अज्ञे। तो आधे अधूरे के लेखक कौन हैं, तो आधे अधूरे के जो लेखक हैं वो मोहन राकेश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ पंक्ति में कौन सा रस है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी वात्सल्य रस। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ की बात करें तो माँ और बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। जब माँ और बच्चे के प्रति प्रेम हो, छोटे बच्चे के प्रति स्नेह हो, तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वात्सल्य रस। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। अगला नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखें इसके बाद विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न नंबर 16 है, छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पंतजलि, ऑप्शन डी मनु। तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, छंद शास्त्र के प्रणेता की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंगल। कौन है साहब, पिंगल साहब हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भूरी भूरी भेद भव भूमि से भगा दिया मैं अलंकार है। भूरी भूरी भेद भव भूमि से भगा दिया मैं अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो भूरी भूरी 2 बार शब्द आ रहा है तो आप समझेंगे कि यमक अलंकार होगा। आगे देखें, भेद भा 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 भा, यानी कि प्रत्येक वर्ण बार बार क्या आ रहा है, भा आ रहा है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो भूरि भूरि भेद भव भूमि से भगा दिया में जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विज्ञान विषय से संबंधित, मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है। तो मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी हरा पौधा, ऑप्शन डी एक कोशिकीय पौधा। तो बताएं, मशरूम की बात करें, कुकुरमुत्ता की बात करें तो ये एक कवक है। क्या है, कवक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है। तो कौन सी है जो जड़ नहीं है, ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी अदरक, ऑप्शन डी चुकंदर। तो बताएं कौन सी जड़ नहीं है। तो जड़ नहीं है तो इसका मतलब तना है प्रभु। तो अदरक जो है वो अदरक किस में आती है, तने में आती है। किस में आती है, तने में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, अदरक। अदरक जड़ नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स किसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताएं रिकेट्स रोग, सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों में इसे ऑस्टिमलेशिया कहते हैं। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है। तो
रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। तो हास्य गैस कहें, लाफिंग गैस कहें, वो कौन सी है। ऑप्शन ए NO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O। N2O जरा ऑप्शन देखें, इधर NO2 है लेकिन नहीं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस हास्य गैस के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। यानी कि जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्रण है। ऑप्शन ए कॉपर प्लस तांबा का, ऑप्शन बी कॉपर प्लस जस्ता प्लस टिन का, ऑप्शन सी कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल का, ऑप्शन डी कॉपर प्लस तांबा प्लस निकिल का। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो कॉपर जस्ता प्लस निकिल का ये मिश्रण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकिल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटनाओं का प्रयोग करते हैं। यानी कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कौन सी परिघटनाओं का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी विस्पंदों का बनना, ऑप्शन सी ध्वनि का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि निर्धारण, ऑप्शन डी प्रतिध्वनि निर्धारण। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिध्वनि निर्धारण परिघटना का प्रयोग करते हैं चमगादड़ और डॉल्फिन जो बाधाओं का पता लगाते हैं। आए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो कम से कम वीडियो को एक लाइक करें। किससे संबंधित है, और एक व्यक्ति के लिए कम से कम शेयर भी करें। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी कार्य, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी जड़त्व। तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी रिकेट्स। अगर लोहे आयरन की बात करें तो आयरन की मात्रा किसमें अधिक पाई जाती है। तो पालक गुड़, चना और हरे पत्तेदार सब्जी, इनमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एनीमिया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काइटिनी बाह्य कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं। तो जिन जीवों में काइटिन जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। वो किसका बना हुआ होता है। ऑप्शन ए कीट का, ऑप्शन बी स्पंज का, ऑप्शन सी समुद्री अर्जिन का, ऑप्शन डी घोंगे का। तो जो घोंगा होता है, जो सीप होती है, उसका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, घोंगे का। इसका घोंगे का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो सौभाग्य योजना ये सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण विकास से, ऑप्शन बी सभी घरों में बिजली पहुंचाने से, ऑप्शन सी शहरी विकास से, ऑप्शन डी कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने से। सौभाग्य योजना हर घर बिजली पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सभी घरों में बिजली पहुंचाने से इस योजना का संबंध है। किसका, सौभाग्य योजना का।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोंकण रेलवे का विस्तार है। तो कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए रोहा से मंगलुरु तक, ऑप्शन बी मुंबई से गोवा तक, ऑप्शन सी रत्नागिरी से गोवा तक, ऑप्शन डी सूरत से मंगलुरु तक। तो बताएं कोंकण रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रश्न का, रोहा से मंगलुरु तक कोंकण रेलवे का विस्तार है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल को सिंधु सभ्यता के जो स्थल थे, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। आप हमारी वीडियो देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, बनवाली हो, मोहनजोदड़ो हो, चनूदड़ो हो, इनसे जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी भी परीक्षा के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम होती हैं, तो कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है। आप देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। तो बात करें हम किसकी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डाकयार्ड होने का प्रथम मौजूद है, यानी कि उसका प्रसाक्ष्य मौजूद है। किसका? तो हम बात करें हड़प्पा का, लोथल का, मोहनजोदड़ो का या कालीबंगा का, यानी कि गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के नाम से कौन जाना जाता है? इसका प्रश्न का आंसर यह सिंधु घाटी सभ्यता से। तो लोथल जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लोथल को गोदीवाड़ा या डाकयार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई में जो कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी, यानी कि महाभारत की जो लड़ाई लड़ी गई थी तो कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन और ऑप्शन डी 21 दिन। तो जो महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी कुरुक्षेत्र में वो 18 दिन लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 18 दिन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं में से किसे नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय थे, यानी कि कौन पेशवा थे जो नाना साहेब के रूप में जाने जाते थे, नाना साहेब के रूप में लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी माधवराव फर्स्ट। तो जो पेशवा थे नाना साहेब के रूप में लोकप्रिय हो गए थे वो थे बालाजी बाजीराव। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, बालाजी बाजीराव नाना साहेब के रूप में जाने जाते थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है, यानी कि कौन सी पर्वत श्रेणी में आता? थालघाट दर्रा श्रेणी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल पर्वत। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो थालघाट दर्रा जो है वो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। कम से कम इतनी मेहनत पर कंटेंट भी बनाना पड़ता है, PDF भी बनानी पड़ती है, एक एक प्रश्न को टाइप करना पड़ता है, तो कम से कम वीडियो को लाइक तो अवश्य करें। लाइक में आपका क्या जाता है, और एक व्यक्ति के लिए शेयर भी करें, प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुंडलवन कश्मीर। तो हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें वो वैशाली में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किस को हराया था, यानी कि चौसा की लड़ाई में किसे हराया था? किसने? शेरशाह ने। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी जहांगीर,
ऑप्शन सी मोहम्मद लोदी, ऑप्शन डी हुमायूं। तो बताएं चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसे हराया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हुमायूं हार गया था चौसा की लड़ाई में शेरशाह से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी जेमिनी, ऑप्शन डी उल्लूक कर्ण। तो पंतजलि जो हैं वो योग दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, पंतजलि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी। किस पर? गरीबी और अर्थव्यवस्था पर। कब? जब ब्रिटिश शासन था उस समय की बात है। वो कौन सी पुस्तक थी? ऑप्शन ए इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो बताएं कौन सी पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने जब ब्रिटिश शासन चल रहा था, गरीबी और अर्थव्यवस्था से संबंधित थी? तो एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो पुस्तक थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना हम किसकी करते हैं? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय की, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं बताइए? तो प्रार्थना समाज की बात करें, सबसे पहले बात करें प्रार्थना की। जब प्रार्थना करते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, और हाथ जोड़ते हैं तो आंख भी बंद करते हैं। तो हम किसकी प्रार्थना करते हैं? अपनी आत्मा की ओर, अपनी आत्मा की ओर झांकते हैं। तो प्रार्थना होती है आत्मा की। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, आत्माराम पांडुरंग। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरे महासागर की बात करें तो वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल शामिल है? कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है, यानी कि कितने परसेंट पर जल है? तो इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 79%, ऑप्शन डी 65%। तो बताएं पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है? तो इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 71% जलमंडल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन दिशा है, यानी पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूर्णन करती है वो किस दिशा में करती है? ऑप्शन ए पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न की बात करें हम तो पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है, वो किस पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, पश्चिम से पूरब की ओर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमान, क्या है, जेट विमान, जेट विमान, जेट विमान के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के लिए प्रदान करती है। यानी कि जेट विमान कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ऑप्शन ए मीजोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी थर्मोस्फीयर। तो हम बात करें मौसम संबंधी घटना जो होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। ट्रोपोस्फीयर बोलें तो क्षोभमंडल के अंदर होती हैं। मध्यमंडल में आकर उल्का पिंड आग पकड़ लेते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, मध्यमंडल बोलें तो मीसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो समताप मंडल होता है, क्या, समताप मंडल, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ाए जाते हैं, जेट विमान उड़ाए जाते हैं। ये आदर्श परत मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्ट्रेटोस्फीयर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए इलाहाबाद मंडल, ऑप्शन बी झांसी मंडल, ऑप्शन सी आगरा मंडल, ऑप्शन डी कोटा मंडल। तो कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी कोटा मंडल जो है, कोटा मंडल जो है वो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे जनसंख्या है, यानी कि किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो कम लिखें यहाँ पर, कम की बात करें, कम की बात, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो बताएं किसकी जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड, ऑप्शन डी झारखंड। इस प्रश्न की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो हमारा है, निर्गत आउटपुट साधन संभव बनाते हैं। ऑप्शन ए आंकड़े देखना और प्रिंट करना, ऑप्शन बी आंकड़े स्कैन करना, ऑप्शन सी आंकड़े आगत करना, ऑप्शन डी आंकड़े भेजना, आंकड़े भेजना। तो निर्गत या आउटपुट साधन कौन संभव बनाते हैं, क्या बनाते हैं। निर्गत और आउटपुट की बात करें तो आंकड़े देखना और उन्हें प्रिंट करना, आंकड़े देखना और उन्हें प्रिंट करना, ये क्या कहलाते हैं, आउटपुट कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है प्रश्न नंबर 90 का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र ईंधन